देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, ये आज शाम तक साफ हो जाएगा। पिछले 1 घंटे से उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद भवन में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला, उसके बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के वोटर बारी बारी से वोट डाल रहे हैं। सोनिया गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले ही मतदान किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रियंका गांधी भी वोट डालने के लिए संसद भवन पहुंच चुकी थी। ये तस्वीरें भी इंडिया टीवी ने सबसे पहले आपके सामने रखी। राहुल गांधी विदेश से छुट्टी मनाकर भारत पहुंच चुके हैं और वो भी वोट डालेंगे। आंकड़े पूरी तरह से एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने फिर अंतरात्मा की आवाज पर मतदान की बात कही है। अब किसकी अंतरात्मा कहां की तरफ डोल जाए, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष के साथ कोई बड़ा खेल हो सकता है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। बाजी किसके हाथ में है, ये बात तो तय है और ये विपक्ष भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। लेकिन सवाल जो उठ रहा है कि ये जो 3 दल है, शिरोमणि अकाली दल, बीजेडी और बीआरएस, इन तीनों पार्टियों ने क्यों अपने आप को इस मतदान की प्रक्रिया से अलग कर लिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट कास्ट किया। सोनिया गांधी अब से थोड़ी देर पहले, मल्लिकार्जुन खड़गे अब से थोड़ी देर पहले अपना मतदान करके जा चुके हैं। प्रियंका गांधी पहुंच चुके हैं। इंतजार राहुल गांधी का किया जा रहा है। वो विदेश यात्रा पर थे। विदेश यात्रा से, जैसा कि हमारी संवाददाता ने जानकारी दी, कि वो कल देर रात लौट आए हैं और अब आज वो मतदान करने के लिए कितने बजे पहुंचते हैं, इस बात पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अभी तो काफी टाइम है। अभी ये मतदान शाम को 5 बजे तक चलेगा, तो अभी 6 घंटे और बाकी हैं। फिर शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि कुल वोट जो हैं 781 ही हैं, उनमें से भी देखिए कितने लोग वोट डालने के लिए आते हैं। जैसे पिछली बार अगर बात करें तो 725 वोट पड़े थे उपराष्ट्रपति के चुनाव में 2022 में। इस बार 781 एलिजिबल वोटर्स हैं। सभी सांसदों को अगर आप जोड़ लें, उसमें से कितने वोट डालेंगे, फिर कितने वोट उसमें से वैलिड होंगे, ये भी देखना होगा। उनकी गिनती होगी। अगर किसी के मतपत्र में कोई कमी, कोई एक्स्ट्रा निशान, या जिस तरीके से बताया गया है, जिस फॉर्मेट में उनको अपनी वरीयता अपनी प्राथमिकता बतानी है कैंडिडेट के नाम के आगे, वैसा नहीं है, पेन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया किसी भी वजह से, अगर वो पूरी तरह फॉर्मेट में उनका मतपत्र नहीं है तो उसको इनवैलिड बता दिया जाएगा और फिर उसकी गिनती नहीं होगी। तो ये सारी बातें ये तो 6 बजे के बाद अभी साफ होंगी। तो 2 विषय हैं। इनवैलिड वोट ना हो, इसकी तैयारियां पार्टियों ने पहले की हैं, गठबंधनों ने इसके मॉक ड्रिल कराई है इलेक्शन की। और दूसरा, क्रॉस वोट ना हो, ये भी कोशिश है, क्योंकि ये गुप्त मतदान है। हमने आपको बताया कौन सा सांसद किसको वोट देगा, ये पता लगाना मुमकिन नहीं है इस चुनाव में। पार्टी की लाइन से बंधे हुए जरूर है, लेकिन व्हिप जारी नहीं है कि वो अगर कहीं और वोट दे दें और पता चल जाए तो उन पर कोई कार्रवाई जो है वो की जा सकती है, ऐसा नहीं है। सोनिया गांधी वोट डाल चुकी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचे थे वोट डालने के लिए। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के बीच विपक्ष की कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी का एक बड़ा बयान आया। बी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी जीत का एक बार फिर भरोसा जताया, एक बार फिर अंतरात्मा की आवाज पर सांसदों से वोट करने को कहा। एनडीए के सांसदों से सर कुछ कहना चाहेंगे? आज के दिन कुछ कहने का नहीं है, जो कहना था मैं ऑलरेडी कह चुका। अंतरात्मा की आवाज सुनी? हाँ, अभी भी पूरा विश्वास है। पूर्ण विश्वास है कि आप जीतेंगे? बिल्कुल सर। थैंक यू। कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा सर, माइक थोड़ा पीछे कर लो। तो यार क्या पूरा, हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। थैंक यू। और सर, अंतरात्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल करें, मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा था। आई डिड नॉट से there will be cross voting. I don't know. सर, अगर आप what is cross voting? क्या कहेंगे सर? प्रायोरिटी क्या होगी आपके जीतने के बाद? अब इससे पहले बात कर चुके हैं ना। लेकर होम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें कही। सर, अब क्या पूछ रहे हैं भाई? अब क्या पूछ रहे हैं आप? सर, एनडीए कितने दिन के बाद आप पूछ रहे हैं? रोज बोलते रहूंगा क्या मैं वही बात को?
जो बात अभी आपने सुनी, सुदर्शन रेड्डी ये कह रहे हैं कि मैं क्रॉस वोटिंग जैसे शब्दों पर विश्वास नहीं करता, मैं इसका मतलब नहीं जानता, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि सभी सांसद अंतरात्मा की आवाज सुने, यानी कि सत्ता पक्ष के सांसद भी अंतरात्मा की आवाज सुने और फिर उनके पक्ष में वोट करें। इस बीच एनडीए ने सुदर्शन रेड्डी पर अटैक किया है। सुदर्शन रेड्डी को जमीनी समस्या से अलग रखने वाले अपने आप को एक ऐसे नेता के तौर पर बताया है। क्या कहा है ललन सिंह ने, वो भी आपको बताते हैं। ये बहुत गड़बड़ होता है। क्या मतलब माना जाए? क्या विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं? विक्ट्री साइन का मतलब 100 से ऊपर परसेंट भी कुछ होता है, 110% विक्ट्री। लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो तो कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए पार्टी लाइन से हट के वोट कीजिए। संविधान को बचाना नहीं है। जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उन्होंने तेलंगाना में जो काम किया उस जगह पर रह के आज 8 साल लगा वहां से नक्सलवाद समाप्त करने। तो ये संविधान की रक्षा करे। उनको जमीनी धरातल की समस्या से कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना का नहीं, छत्तीसगढ़ का और तेलंगाना में जो नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ में खास करके, वो बहुत बड़ी समस्या थी और इनके एक निर्णय से वहां समस्या 8 साल तक खिंच गई। तो जिसको जमीन का ज्ञान नहीं है, जमीन की समस्या का ज्ञान नहीं है, तो क्या देश का भला करेंगे? एनडीए को जीत का 110% भरोसा है। ललन सिंह को आपने सुना, उन्होंने कहा कि 100% से भी अगर ऊपर कुछ होता है तो समझते हैं ना आप, विक्ट्री साइन वो दिखा रहे थे। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एचडी देवेगौड़ा भी पहुंचे, देखिए व्हील चेयर पर पहुंचे। ये तस्वीरें देखनी इसलिए जरूरी है, अब जो विदेश यात्रा पर गए हैं वो ये देखें कि हर व्यक्ति, हर सांसद अपने एक मत का कितना बड़ा महत्व समझता है। एचडी देवेगौड़ा भी पहुंचे हैं मतदान के लिए। गिरिराज सिंह की तस्वीरें, प्रियंका गांधी जब संसद भवन परिसर में दिखाई दी थी उस वक्त ये तस्वीरें हैं। जयराम रमेश उन्होंने भी मतदान कर लिया है। अर्जुन मेघवाल से उस वक्त वो बात कर रहे थे, उसकी तस्वीरें हैं। ललन सिंह विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जीत एनडीए के कैंडिडेट की तय है। एनडीए सांसदों के अंदर जोश निश्चित तौर पर ज्यादा दिखाई देगा भी। लेकिन सबसे मासूमी भरा बयान बी जनार्दन रेड्डी जी का था, जिन्होंने ये भी कहा कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट दें और ये भी कहा कि मैं नहीं जानता क्रॉस वोट क्या होता है। सर उससे भी ज्यादा बयान आत्मविश्वास से भरा हुआ लबालब की हम जीत रहे हैं। परिणाम जानने के बावजूद इतना शानदार आत्मविश्वास सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को ही हो सकता है, पूर्व जस्टिस को। नेता को भी होता है, सारे नेता मतलब समय तक कह रहे होते हैं कि अभी देखिए, अभी देखिए। नहीं चले भाई, मैं तो भाई इलेक्शन ही के समय आप ये जो तारीफ करते करते फिर छीलने का काम करते हैं ना, हाँ। हम सब समझते हैं। नहीं वो मैं तो उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ। इतना आत्मविश्वास नेताओं में नहीं होता। इनकी तो बॉडी लैंग्वेज भी कह रही है कि हाँ एकदम कॉन्फिडेंट है, जीत ही रहे हैं। और उसको डांट भी रहे रिपोर्टर को कि तुम बार बार एक ही सवाल पूछेगा क्या? 3 दिन भी जवाब दिया पहले, अब फिर दूंगा क्या? तो यहाँ वो नेता नहीं है, ये स्पष्ट हो जाता है। नेता को उपराष्ट्रपति को नेता होना भी नहीं चाहिए सर, यही सोच के INDIA गठबंधन ने उनको ध्यान भी बनाया। अनंत विजय जी को ध्यान होगा, ये अंतरात्मा के आधार पर वोट डालने की बात हम लोगों ने सबसे पहले VP सिंह से सुनी थी सर। उसके मंडल कमीशन हम लोगों ने, अली अहमद के समय हम लोगों ने जब ये मॉडर्न उसमें टाइम में, तो वो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी और वो लगा कि सरकार अब उनकी गिरने जा रही है, सपोर्ट विड्रॉ उनसे हो गया बीजेपी का, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय उन्होंने कहा कि हम अंतरात्मा की आवाज पर आप वोट दीजिए। उसका क्या नतीजा निकला सबको पता है। फिर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, हम लोगों ने सुना अंतरात्मा की आवाज पर वोट दीजिए, नतीजा क्या हुआ? तो आमतौर पर अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने वाली अपील का कोई असर नहीं होता है। राजनीति पर असर डालने वाली बात का अगर हो तो उसका असर फिर दिखाई देता है कि वो कोई बात राजनीति पर असर डालेगी। तो इसलिए लोग जिसके लिए कैंडिडेट लेके आए थे बी सुदर्शन रेड्डी को,
कि हम वहां आंध्र प्रदेश में दुविधा पैदा कर देंगे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के भीतर, वाईएसआर के भीतर, पवन कल्याण की पार्टी के भीतर वो कर देंगे। तेलंगाना में बीआरएस के मन में हम ये यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में जन्मे हैं, तो हम उन दो राज्यों के सांसदों के मन में कोई दुविधा पैदा करेंगे, उनकी अंतरात्मा जगा देंगे कि भाई तेलुगु बिड्डा, आपको पता है तेलुगु बिड्डा करके जब चुनाव लड़े थे नरसिंह राव तो 5,80,000 वोट से लोकसभा का चुनाव जीते थे। तो तेलुगु प्राइड हम जगा देंगे, तेलुगु बिड्डा हम लेके आएंगे, तो कम से कम तेलुगु इलाके का वोट आएगा और उसके साथ एक हिस्ट्री जुड़ती है उड़ीसा की, वो आएगी। लेकिन आप देखिए वहां किसी की अंतरात्मा नहीं जगी, न टीडीपी में किसी की अंतरात्मा जगी, न जनसेना पार्टी में किसी की जगी, न वाईएसआर कांग्रेस में जगी, न किसी की बीआरएस में जगी, किसी की अंतरात्मा वहां नहीं जगी। जहां भाई साहब ने तो यहां तक कहा कि हम दे देते लेकिन हम पहले वहां कमिट कर चुके हैं। हाँ, तो वो पॉलिटिकल कारण है। देखिए अभी अब फिर एक चीज और हम लोग को चर्चा करनी चाहिए है, जो बार बार बात आ रही है लेकिन चर्चा हो नहीं रही है। बात ये आ रही है बार बार कि ये जो तीन पार्टियां हैं, उन्होंने भी कहा कि उनके मित्र दल हैं, उनसे पूछिए कि इनने बीजू जनता दल ने और इसने बीआरएस और अकाली दल ने, बीजू जनता दल मुद्दों के आधार पर समर्थन देता रहा था पिछले 2 सरकारों में नरेंद्र मोदी की सरकार को। इस बार स्थितियां बदल गई हैं वहां, अब वो मित्र दल नहीं रहे, अब उनको सीधे बीजेपी ने हराया है वहां। अब और वो कतई नहीं चाहेंगे कि वो कांग्रेस के साथ जाएं, क्योंकि उनको हमेशा खतरा इस बात का है कि कांग्रेस के रिवाइवल का खतरा है उनको, तो कांग्रेस पार्टी के साथ जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो, तो इसलिए वो इनको सपोर्ट कर नहीं सकते थे। और यहाँ बीजेपी के साथ सबसे बड़ी लड़ाई है, तो बीजेपी के साथ अब कैसे जाएंगे? तो आपके लिए बीच का रास्ता है कि आप एब्सटेन करें दोनों में से किसी के साथ। बीआरएस के साथ क्या इशू है? बीआरएस के साथ भी यही सबसे बड़ा इशू क्या है, उनकी बेटी जो के कविता हटी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है अपने पिता पर, अपने भाई पर, दोनों भाइयों पर, चचेरे भाई जो हरीश राव हैं उनके ऊपर भी और सगे भाई केटी रामाराव के ऊपर, कि ये लोग हमारी पार्टी को बीजेपी के साथ ले जाना चाहते हैं। ये लोग, आप पिताजी आपको धोखा दे रहे हैं, आपको बीजेपी के साथ मिला देंगे। अगर आज वो बीजेपी को सपोर्ट कर देते तो ये बात स्टैब्लिश होती कि ये बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, फिर इसका भी फायदा कांग्रेस को होता है, इसका बड़ा बेनिफिट कांग्रेस को होता है। तो ये उनकी भी मजबूरी थी, तो स्थितियां बदल गई हैं। वहां उनका भी दुश्मन नंबर 1 कांग्रेस है, कांग्रेस ने हटाया उनको, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी में बीजेपी तीसरी प्लेयर है। वोट दोनों का एक जैसा है, दोनों वोट आधार दोनों का एक जैसा है, वो कांग्रेस के साथ। यानी कि मतदान की प्रक्रिया से अपने आप को अलग रखते हुए भी उन्होंने एनडीए का ही सपोर्ट कर दिया। वो तो हो गया, अपने आप सपोर्ट हो गया, लेकिन अपने जो उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के साथ चले जाएंगे, उस आरोप को उन्होंने फिर कम किया, थोड़ा बचाया। एक और रिएक्शन आपके सामने हम रख दें, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी इस्तेमाली पार्टी है, पहले वो इस्तेमाल करती है और फिर बर्बाद कर देती है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने दावा किया कि जीत का नंबर हमारे पक्ष में आएगा। आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है, और दूसरा पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। सर अखिलेश जी, उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया, इसको लेकर क्या आप? अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। वैसे ये एडवर्टाइजमेंट की एक फेमस लाइन थी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, उसको उन्होंने बदल दिया बीजेपी। पंच लाइन अच्छी होती है, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद, उन्होंने भी ऑपोजिशन कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी पर हमला बोला। नक्सलवाद को लेकर बतौर जज उनके फैसले पर सवाल उठाए। निशिकांत दुबे ने पूछा कि बी सुदर्शन रेड्डी किस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, उनके एक फैसले से छत्तीसगढ़ में क्या दुर्गति हुई है, ये सबको पता है। संविधान बचाने के लिए, नक्सलवाद को बचाने के लिए, सलवाजुडू को खत्म करने के लिए, विद्याचरण शुक्ला से लेके सारे बड़े नेताओं को मरवाने के लिए, हत्या करवाने के लिए, इसके लिए जो है संविधान बच गया उनका। छत्तीसगढ़ में क्या दुर्गति हुई ये आपने देखा ना, कि सारे लोग जो है मार दिए गए, कांग्रेस का नेतृत्व मार गया। कांग्रेस तो खून पर राजनीति कर रही है, यदि खून पर राजनीति नहीं करती तो उनके जितने महेंद्र कर्मा से लेके जो विद्याचरण शुक्ला मरे, उनके लिए सुदर्शन रेड्डी को तो कभी उनको कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए था। 100%। ये एक ऐसा विवाद है जो रेड्डी साहब का पीछा नहीं छोड़ रहा। बीजेपी बार बार इस बात को लेकर के आती है कि छत्तीसगढ़ के खिलाफ, माफ कीजिएगा, नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में इनके फैसले ने सुरक्षा बलों के हाथ बांध दिए थे। ये बात सही भी है कि सलवाजुडू को जिस तरह से बंद किया गया था, उसके बाद जो नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई थी, जो कि वहाँ के लोगों के द्वारा मतलब हथियार देके करवाई जा रही थी, एक तरह से एक संगठन खड़े किए जा रहे थे सारे
जो गांव हैं, ताकि वो नक्सलियों के खिलाफ आवाज़ उठा सकें और लड़ सकें। उसको इस फैसले ने जो है वो धाराशायी कर दिया था। लेकिन जब रेड्डी साहब से इस बारे में बात की जाती है तो रेड्डी साहब इसको डिफेंड भी करते हैं। उनका ये कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मैंने तो सिर्फ वो लिखा था। तो खैर ये बात सही नहीं कही जा सकती कि अगर एक जज ने फैसला लिया तो अपनी सोच से, तथ्यों के आधार पर उसने फैसला लिया होगा। तो ऐसे में ये कह देना कि ये मेरा फैसला नहीं है, सिर्फ कोर्ट का फैसला, तो ये शायद सही नहीं होगा। वो हमेशा उनके साथ रहेगा कि उन्होंने इस तरह का फैसला लिया था जिसके कारण जो है नक्सलवाद जो है वो वहाँ पे पनपता रहा। इस सारे मुद्दे पे मुझे लगता है जूरी इज स्टिल आउट, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अगर आपको याद होगा, कश्मीर में भी इख्वान एक फोर्स क्रिएट की गई थी इंसर्जेंसी के खिलाफ, वैसे ही सलवा जुडम जो है नक्सलवादी के खिलाफ खड़ी की गई थी। और इस पे आज भी मुझे नहीं लगता है कि पूरी सहमति है नेशनल सिक्योरिटी का जो अपैरेटस है कि क्या वाकई सिविलियंस को डिफेंस के लिए तैयार करना चाहिए। अगर आपको याद हो, इनफैक्ट कई सालों से कश्मीरी पंडित कई सारे जो है कह रहे हैं कि उनको भी वेपन्स दीजिए वापस जाने के लिए कश्मीर, और कई विलेज डिफेंस कमिटीज़ जिनको हथियार दिए गए थे जम्मू कश्मीर में वो इनऑपरेशनल हो गई। और उसी तरीके से सलवा जुडम पे भी बहुत सारे राहुल गांधी जी आ गए, साथ ही रोक रहे हैं आपको। बहुत चर्चा थी राहुल गांधी कब आएंगे, वोट देंगे कि नहीं देंगे। राहुल गांधी अब पहुंच गए हैं संसद भवन में वोट डालने के लिए, और ये अभी की तस्वीर है। तो राहुल गांधी बिहार के बाद से नहीं नजर आए। व्हाइट टी शर्ट के साथ इतना ऑब्सेशन क्यों हो गया इनका? उनका स्टाइल है, वो सिग्नेचर स्टाइल बनाया उन्होंने व्हाइट टी शर्ट को। जैसे नेहरू जी का नेहरू जैकेट और गुलाब था, इन्होंने अपना टी शर्ट बनाया। ये तो बहुत अच्छी बात है, युवा दिखना चाहते हैं, युवाओं के बीच लोकप्रिय होना चाहते हैं। रंगों के बारे में मैं पढ़ रही थी कि कौन किस रंग का चुनाव करता है उसके पीछे भी एक कारण होता है। बिल्कुल, सफेद रंग का चुनाव बहुत ज्यादा करा, वो शांति की तलाश में है। ये राहुल जी तो हमेशा शांति की तलाश में रहते हैं, ये शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और ये आप देखिए बुद्धिज्म को लेकर, उसकी चैंटिंग को लेकर, ये सब ये बहुत बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं राहुल गांधी। और कभी आप राहुल गांधी से मिलिए और इनसे बुद्ध पर बात करिए तो बहुत लंबी बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल जी की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और आकर इन्होंने बहुत अच्छा किया है और देश की जनता को ये एक विश्वास दिलाया कि कम से कम नेता विपक्ष तुम्हारे साथ है। अब आप देखिए 10:30 बजे रात को आए और 11 बजे पहुंच गए बूथ पर, जेटलैग वेटलैग सब छोड़ के इन्होंने कितना मतलब। लेकिन अभी एक बात मैं और यूएस तक नहीं गए थे सर, एशिया में ही थे। नहीं वो ठीक है, पर 4-6 घंटे का तो होगा कहीं से भी। अनंत जी तारीफ करने लग गए हैं अचानक। नहीं, मैं तो हमेशा राहुल जी का प्रशंसक रहा हूं। सीरियसनेस और सरकाज़म का होता है कुछ। मैं तो दो बात आप लोगों के सामने कह रहा हूं, आप लोगों ने दो बात। ओडिशार किए ओडिशा देखिले तो देखी बोले। सर बात पूरी। मैं दो बात आप लोगों ने बहुत आपत्तिजनक की। एक, आपने रिलक्टेंट पॉलिटिशियन कहा राहुल जी को ना। आप क्या चाहते हैं मैं उनको कहूं कि मोदी जी से अच्छे पॉलिटिशियन है? नहीं, मैं ये क्यों चाहूंगा, मैं क्या चाहूंगा इसके आधार पर आप थोड़े बोलते हैं। ये तो आपका व्यक्तिगत आकलन है, जैसा आप समझें उचित बोलें। लेकिन मेरे हिसाब से राहुल जी रिलक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं है, वो 9 to 5 पॉलिटिशियन है एकदम। जो सरकारी पॉलिटिशियन की रूल बुक परिभाषा होती है कि 9 बजे उठेंगे। 9 to 5 जो है फिर वो सरकारी नौकरी में हो गया। नहीं मतलब पॉलिटिक्स में अरे एक नई धारा खड़ी कर रहे हैं वो। कुछ तो युग प्रवर्तक भी होते हैं ना। उन्होंने पॉलिटिक्स की एक नई परिभाषा, एक नई कार्यप्रणाली, एक नई कार्यविद्धि सिद्ध की और 9 बजे से 5 बजे तक राजनीति करते हैं। अच्छे से अपना घूमते फिरते, मित्रों से मिलना, पार्टी करना, सब करते। क्यों राजनेता को इन सब चीजों से क्यों दूर किया जाना चाहिए? ये आप सीरियसली बोल रहे हैं, ये सरकास्टिकली बोल रहे हैं? ये आप लोग समझिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। लेकिन दूसरी बात एक और, एक तो ये आपत्तिजनक बात आपने राहुल जी के बारे में कही। दूसरी बात एक हमने तो कहा नहीं कि भाई वो जो है ना करें। मैं रिलक्टेंट, हम तो कह रहे हैं वो पॉलिटिक्स करें। मैं रिलक्टेंट का निषेध कर रहा हूं सिर्फ। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अंतरात्मा की आवाज जो होती है सौरभ जी, वो सिर्फ कांग्रेस में सुनी जाती है और मतलब आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने अंतरात्मा की आवाज सुनी इसीलिए वो रात को आए, मॉर्निंग में आए। 1 मिनट आगे इस पर बात। राहुल गांधी रिलक्टेंट नहीं है, ठीक? हाँ।
और दूसरी बात क्या है बोली कि कांग्रेस पार्टी ही सिर्फ अंतरात्मा की आवाज। ठीक है सर, एक रिएक्शन कांग्रेस पार्टी से आ रहा है, फिर अभी बताऊंगा। राहुल जी, अनंत जी, आपको और विवाद का वाद प्रतिवाद का मौका मिलेगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग के बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक को पूरा समर्थन मिल रहा है और जीत बी सुदर्शन रेड्डी की ही होगी। इसमें अंतरात्मा तो अपनी जगह है, इसमें पार्टी व्हिप लागू नहीं होता। तो जस्टिस सुदर्शन इज द नेशन कैंडिडेट, देश के कैंडिडेट हैं, राष्ट्र के कैंडिडेट हैं और हमें पूरा उम्मीद है राष्ट्र जीतेगा। सर, आप काफी होपफुल हैं। वी आर जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, हम लोग पूरी तरह से उम्मीद। मेरे ख्याल आज का जो शब्द है उसे अंतरात्मा ही घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी दफा अंतरात्मा आज इस्तेमाल हुआ है उतनी दफा हाल के दिनों में कभी नहीं हुआ होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर हमला किया। उन्होंने कहा, लालू यादव से मुलाकात के बाद नैतिकता की बात करना शोभा नहीं देता। वाह रे वाह, सुना है कि जज रहे हैं, जा करके कल भी मैं कहा था, जाते हैं किससे मिलने, चारा घोटाला के सजाए याफ्ता से। आई नैतिकता की बात कर रहे हैं, 100 चूहा खा के बिल्ली चली आज करना है। नहीं, कमाल तो प्रमोद तिवारी जी ने भी किया, जो अभी उन्होंने बयान दिया था कि बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के नहीं, वो ही इज नेशंस कैंडिडेट, वो राष्ट्र के उम्मीदवार हैं और राष्ट्र जीतेगा। आप पहले गठबंधन का नाम इंडिया रख लो, फिर उम्मीदवार को इंडिया का कैंडिडेट बता दो, सब ठीक है, बढ़िया, फिर कह दो हम जीत गए। अच्छे जनता ना जिताया। 8 बजे क्या बोलेंगे, राष्ट्र हार गया? भाई अभी जीत रहे राष्ट्र को, 5-6 घंटे राष्ट्र जीते, ईश्वर करे उनकी मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन क्या प्रमोद तिवारी में यह हिम्मत है कि रात 9 बजे आके ये देश के सामने कहे कि आज राष्ट्र हार गया? नहीं होता ना ये सब। मैं फिर वो जो मीनाक्षी जी कह रही थी कि अंतरात्मा की आवाज पे आता हूं, मैं सिद्ध कर दूंगा ये बात कि अंतरात्मा की आवाज सिर्फ कांग्रेस पार्टी में सुनी जाती है, क्योंकि अजीत जी ने जितने उदाहरण दिए उसमें अंतरात्मा की आवाज चली नहीं, चाहे वो मंडल कमीशन का हो, अटल जी का हो, सब हो। लेकिन 1969 को याद करिए सर, बिल्कुल इंदिरा गांधी 1969 में जब वीवी गिरी को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने अंतरात्मा की आवाज की पहली अपील की, और सिंडिकेट से उस समय उनका झगड़ा चल रहा था। कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनको एक सिंडिकेट बना लिया था, सिंडिकेट कहते थे, तो जो ओल्ड गार्ड्स भी कहते थे उनको, उसके खिलाफ उन्होंने अंतरात्मा की आवाज का कॉल दिया था इंदिरा गांधी ने, और वहां आत्मा जीती थी। उसके बाद से कांग्रेसी अंतरात्मा 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 रटते रहते हैं, लेकिन ये अंतरात्मा सिर्फ उनकी पार्टी में ही चलता है, बाहर वाले की किसी की अंतरात्मा कभी जग पाए नहीं जग पाए पता नहीं। अगर अपील कभी हो सकता है कि ऐसी स्थिति आए कि नीलम संजीव रेड्डी ओल्ड गार्ड, राहुल गांधी को ओल्ड गार्ड घेरे, जैसे उस समय इंदिरा गांधी को घेरा और उन लोगों ने नीलम संजीव रेड्डी को कैंडिडेट बनाया, और इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को खड़ा करा करके उनको हरवा दिया नीलम संजीव रेड्डी को 1969 में। तो ऐसा कभी हो जाए कि राहुल गांधी, ओल्ड गार्ड तो राहुल गांधी पहले किनारे कर चुके हैं। वही बताया कि हो सकता है कि राहुल गांधी की अंतरात्मा की अपील भी सुन ली जाती। अब जैसे शशि थरूर हैं, इन पर हो सकता है आत्मा की अपील कुछ काम कर जाए, कोई नहीं जानता वो शशि थरूर साहब बिल्कुल कोई नहीं जानता है, कर सकती है अपील। वहां भी केरल में भी चुनाव है, उनकी बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, और इन दिनों उनकी जो बातें हैं, बहुत सारे लोगों की बातें हैं। के नाम ले रहे हैं हाँ, एक एक करके आप भी नाम निकाल रहे हैं, कुछ नाम पहले उन्होंने शशि थरूर जो है वो एनडीए की तरफ जाएंगे ना, अंतरात्मा। वही हम कह रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज, फिर इन्हीं की बात सिद्ध होगी, कांग्रेसियों पर आप ही अपील की ना, नहीं तो ये जो शिवसेना वाले हैं, उद्धव ठाकरे वाले, वो किसकी अंतरात्मा की आवाज सुनने जा रहे हैं? अभी तक तो वहां है। तो ठीक है सर, कुछ और नामों पर हम चर्चा कर लेंगे।